क्या पता हमारे मुल्क में लोगों को अकल आए, बोलें ज़ोनैन एक काम करो तुम आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा लोगों को अकल दे दो, हम तुम्हें फैसिलिटेट करते हैं, भेजा जाता है लड़ने के लिए। अमीर आदमी ऐसी डेस्क के पीछे बैठा हुआ होता है, उसका कोई लेना देना नहीं होता मरने से या मारने से, ही ओनली कॉल्स द शॉट्स। तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास तो खाने को नहीं है, खुदा तुमसे नाराज़ होगा जो ऐवानों में बैठे हुए तुम्हारा पैसा खा रहे हैं। एक बंदा जो पार्लियामेंट में बैठा है, वो अपनी लैंड क्रूजर में आता है, बंगले में रहता है, उसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ही व्हाई डज ही इवन केयर कि बेरोजगारी प्रॉब्लम क्यों है। शुरू ही का जो आपका ओपनिंग पैराग्राफ है ना, उसमें आपने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है मासा इसके कि यहाँ से निकल के कहीं दौड़ जाओ। किसी बड़े नाम के पीछे ना भागें, मैंने ये गलती की थी। पीटीआई का सोशल मीडिया और पीटीआई का सहाफ़ी इस मुल्क पर जो जुल्म उन्होंने शुरू किया हुआ है वो मुसलसल जारी रखे हुए हैं। इन दिनों एक बार फिर एक नौजवान जो हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है अपने मज़मून मकासद के लिए। ये नौजवान है पाकिस्तान के एक मशहूर अदाकार और अदाकारा हैं। वो ड्रामों में आजकल बहुत कम काम कर रहे हैं मेरे ख़्याल में। उनके बेटे हैं ज़ोरेन निज़ामानी, ये उनको आजकल बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। और उनका एक अख़बार में कोई मज़मून शाया हुआ था और उसको फिर हटा दिया गया। तो पीटीआई का सोशल मीडिया जो है वो इसी तरह की हरकतें करता है। वो क्या करता है, इनका पैटर्न रहा है हमेशा से, या एक इनके कीबोर्ड वॉरियर हुआ करते थे, वो आजकल ज़माना जahलियत से ज़माना रोशनी में अपने मुताबिक उनके मुताबिक वो आ चुके हैं। वो जब हुआ करते थे कीबोर्ड वॉरियर, पीटीआई के कीबोर्ड वॉरियर, तो वो क्या किया करते थे, वो मुख्तलिफ़ अदाकाराओं के मुख्तलिफ़ जो मशहूर शख्सियात हैं, सहाफ़ी हैं, उनके फ़ेक अकाउंट्स बनाया करते थे। और पीटीआई का ये तरीक़ाकार होता था, फिर वो फ़ेक अकाउंट्स बनाते थे, उनके ऊपर बूस्टिंग करते थे, मीन्स पैसे लगाकर उनको वायरल करते थे। उस अकाउंट के फ़ॉलोअर्स बढ़वाते थे और फिर उसके ऊपर अपने मतलब का प्रोपेगेंडा किया करते थे। ये एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, इनके पास इस तरह की हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो इसी तरह ये जो ज़ुरैन निज़ामानी हैं, इनका जो अख़बार में कॉलम शाया हुआ, अख़बार में बड़े लोगों के कॉलम शाया होते हैं, बड़ी वो बातें करते हैं। लेकिन पीटीआई के सोशल मीडिया ने इन नौजवान को उठाया, क्योंकि ये नौजवान उस नौजवान तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो इमरान खान के डाई हार्ड फ़ैन हैं और इमरान खान की मोहब्बत में हर हद क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद इस नौजवान की अक्सर वीडियो पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो वायरल करता रहता है और ये नौजवान अक्सर सामने आते रहते हैं। लेकिन मेरी नज़र से गुज़िश्ता दिनों इनका एक इंटरव्यू गुज़रा जो इन्होंने पीटीआई के एक सहाफ़ी हैं मुईद पीरज़ादा उनके साथ किया। और मुईद पीरज़ादा और इन्होंने इसके अंदर जो डिस्कशन की, वो सुनकर मुझे काफ़ी अफ़सोस हुआ, मुझे बड़ी हैरानी हुई। मुझे हैरानी इस तरह हुई कि अमेरिका में बैठकर पीएचडी करने वाला एक पाकिस्तानी नौजवान किस तरह सोच रहा है। और वो किस तरह खुद अज़मती का शिकार है, वो किस तरह कल्ट फ़ॉलोइंग का शिकार है, और उसके अपने बुनियादी जो नज़रिए हैं, वो भी जो उसके बेसिक कांसेप्ट्स हैं, वो भी क्लियर नहीं है। तो मैंने उनके इस इंटरव्यू में से कुछ क्लिप्स निकाले हैं, मैं चाहता हूँ कि वो क्लिप्स मैं आपके सामने प्ले करूँ और उसके बाद हम उनको ज़रा डिस्कस करें। शुरू ही का जो आपका ओपनिंग पैराग्राफ है ना, उसमें आपने कहा कि उसका मतलब अंग्रेज़ी तो मुझे जुमले उसके इस तरह एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब यह था कि कोई उम्मीद नहीं है मासा इसके कि यहाँ से निकल के कहीं दौड़ जाओ। ज़ुरैन निज़ामानी ने जो अख़बार में कॉलम लिखा था और अब जो ये वीडियो आपने देखी, इसके अंदर भी वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं, तो पाकिस्तान से भाग जाना चाहिए। एक मैं कम्प्लीमेंट देना चाहूँगा ज़ुरैन साहब को कि मैंने उनका जो इंटरव्यू देखा और उनके क्लिप देखे, तो वो एक क्रिटिकल माइंड है, एक सोचने समझने वाले नौजवान हैं, और वो अक्सर रियलिटीज़ के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। अगर उनके अंदर सिर्फ़ कल्ट फ़ॉलोइंग ना होती और उनकी पहली जो एट है वो टेढ़ी ना लगी होती, तो वो शायद मज़ीद बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आई होप कि अभी उनका स्टार्ट है और ज़ुरैन साहब वक़्त के साथ-साथ चीज़ों को मज़ीद डिकोड करेंगे और समझेंगे, और आई आई होप और मुझे यकीन है कि वो इंशाल्लाह उनके कांसेप्ट भी क्लियर होंगे और उन्हें पाकिस्तान का कोर इश्यू भी समझ आएगा। जैसे ज़ुरैन साहब को इस बात को समझना चाहिए कि इस मुल्क से भाग जाने का जो फ़लसफ़ा है वो उनके माइंड में कैसे रासिख़ हुआ और उन्होंने उस पर बिलीव कैसे किया। पहला पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया के जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, जो अभी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उसके अंदर जीनियस बच्चे पैदा होते हैं। पूरी दुनिया में लोग मुख्तलिफ आईक्यू लेकर पैदा होते हैं। हर बच्चा जो दुनिया में आता है उसका आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है। वो सेम आईक्यू लेवल लेकर दुनिया में पैदा नहीं होता। तो इसी तरह जो तरक्की पज़ीर ममालिक होते हैं उनके अंदर जो जीनियस बच्चे पैदा होते हैं, वो अपने सिस्टम में स्ट्रगल करते हैं,
अच्छे नंबर लेते हैं, अच्छे ग्रेड्स लेते हैं और उसके बाद वो ये कोशिश करते हैं कि उनको इस मुल्क से बाहर किसी तरक्की याफ़्ता मुल्क में ज़िंदगी गुज़ारने का मौका मिले। तो इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जो तरक्की याफ़्ता ममालिक के ब्रेन्स हैं, जो वहाँ के दानिश्वर हैं, जो वहाँ के थिंक टैंक हैं, वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से एक साज़िश के तहत कुछ लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके अंदर वो गरीब ममालिक के बच्चों को मायूस करते हैं, उनको ये बताते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ थ्योरी हैं, वो ये कहते हैं एक पॉवर्टी ट्रैप होता है कि आप गरीब मुल्क में रहेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकेंगे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे, आप सेविंग्स नहीं कर सकेंगे, आप अपनी कोई जायदाद नहीं बना सकेंगे। फिर एक और थ्योरी है, ज़ुरैन साहब इसके बारे में भी पढ़िएगा, ये है डिपेंडेंसी थ्योरी। इसके अंदर वो ये बताते हैं कि गरीब ममालिक में रहने वाला एक ब्रेन, एक इंटेलिजेंट बच्चा किस तरह निग्लेक्ट होता है और उसको उसके बुनियादी हकूक़ नहीं मिल पाते। इसी तरह एक थ्योरी है इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, यहाँ पर वो बताते हैं कि गरीब ममालिक के जो इदारे हैं वो किस तरह इस्तेसाल करते हैं लोगों का। और इसी तरह एक थ्योरी है पॉल खोलिया नाम के एक इंसान की, बॉटम बिलियन ट्रैप। इसके अंदर भी वो यही बताते हैं कि जे गरीब मुल्क से भागो, अमीर मुल्क में जाके रहो, क्योंकि गुज़िश्ता दहाइयों में आबादी जो है वो कंट्रोल की गई यूरोपीय ममालिक में और उसके नतीजे में वहाँ पर जो यूरोपीय औरतें हैं उन्होंने बच्चे पैदा करने बहुत कम कर दिए हुए हैं। तो उनको अपने मुल्क चलाने के लिए ब्रेन की ज़रूरत होती है, उनको मैन पावर की ज़रूरत होती है। आजकल तो थोड़ी-सी पॉलिसी चेंज हो रही है उनकी, लेकिन अगर आप गुज़िश्ता 20 सालों में, 30 सालों में देखें यूरोपीय ममालिक में, तो उन्होंने गरीब ममालिक के बच्चों को बहुत बड़ी तादाद में अपने मुल्कों में लिया है। और वो क्यों लिया है? क्योंकि उनको अपना मुल्क चलाने के लिए ज़हीन लोगों की ज़रूरत होती है। इसके साथ-साथ एक और बात मैं करना चाहूँगा कि आप अगर जिस मुल्क में रहते हैं, आप अगर उसको अपना घर समझते हैं, आप समझते हैं कि यार ये हमारा घर है और हमें इससे प्यार है, तो क्या आप अगर किसी घर में पैदा हों जहाँ पर आपके माँ-बाप हों, बहन-भाई हों, अगर उस घर में गुर्बत हो तो आप उस घर को छोड़ के भाग जाते हैं? अब ये कोशिश नहीं करते कि उस घर के हालात बेहतर करें। आप वहाँ पर रहकर मेहनत करें, उस घर के हालात बेहतर करने की कोशिश करें ताकि आपकी फैमिली अच्छी लाइफ गुज़ार सके। तो इसी तरह जिस मुल्क में आप पैदा होते हैं, उस मुल्क की भी आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप कल्ट फॉलोइंग का शिकार ना हों। किसी हैंडसम कमीज़ में मोरी वाले इंसान के पीछे आप पाकिस्तान से नफ़रत ना करना शुरू कर दें, पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान के निज़ाम से, उस निज़ाम से जिसको आप खुद बेहतर कर सकते हैं। तो अभी कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वो मैं आगे वाली वीडियो के तबसरों में बताऊँगा। तो ये पाकिस्तान से भाग जाओ, ये कोई अच्छा कांसेप्ट नहीं है। और एक और पॉइंट यहाँ पर मैं लाज़मी डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे बहुत से जानने वाले, मेरी फ़िल्म टीवी जो है, मेरी जो एमएससी है वो फ़िल्म टीवी प्रोडक्शन में है। तो इस वजह से मेरे जो क्लास फ़ेलो थे उनको बाहर जाने का बड़ा मौका मिला और वीज़े बड़ी आसानी से मिले, क्योंकि थोड़ी-सी कल्चरल किस्म की, थोड़ी-सी टेक्निकल किस्म की डिग्री थी। तो वो लोग बाहर जाकर एडजस्ट हुए, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त बाहर जाके एडजस्ट हुए हैं। बाहर जाकर रहना कोई इतना आसान नहीं है। सबसे पहली बात, आप अपनी फ़ैमिली से, अपने माँ-बाप से, अपने बहन-भाइयों से दूर होते हैं। दूसरी बात, एक मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास की फैमिली का बंदा जब बाहर जाता है, तो उसके लिए सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। ये पाकिस्तान में हम बैठे हुए हैं और मेरी अक्सर अपने बाहर बैठे दोस्तों से बात होती है, वो बहुत बुरी कंडीशन में हैं और जो बहुत अच्छे लोग हैं, वो अगर 4000 पाउंड, 3000 पाउंड तक पहुँच जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है बाहर रहते हुए। एक लोअर मिडल क्लास का बंदा जो स्टडी वीज़े पे बाहर गया हुआ है, ज़ुरैन साहब आपकी बात नहीं मैं कह रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा-सा एफ़र्ट करके बाहर जाते हैं, जो माँ-बाप के पैसों से बाहर नहीं जाते और बाहर जाके उनको पढ़ने के लिए अच्छे खासे पैसे नहीं मिल जाते। जो प्रिविलेज्ड फैमिली का हिस्सा नहीं होते, जो मिडल क्लास होते हैं, लोअर मिडल क्लास होते हैं, वो जब बाहर जाते हैं, उनको एफ़र्ट करनी पड़ती है, उनको डिलीवरी का काम करना होता है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है और बहुत ज़्यादा वो छलांग मारे तो वो 4000 पाउंड माहाना कमाते हैं और 4000 पाउंड माहाना से जो लाइफ़ आप बाहर गुज़ारते हैं, जिस किस्म की फैमिली से दूर, दोस्तों से दूर, रिश्तेदारों से दूर, अपने वतन की मिट्टी से दूर। तो ये अब तो सबको समझ आ रही है ये बात कि ये एक फ़िज़ूल बकवास घटिया, आप अपने मुल्क में रह के, और जो बंदा अपने मुल्क में रहकर
तरक्की नहीं कर सकता, जो बंदा अपने मुल्क में रहकर काम नहीं कर सकता, वो समझें कि वो बाहर भी जाकर इसी तरह की लाइफ गुजारेगा। ये बंदे की अपनी आईक्यू लेवल के ऊपर होता है, उसकी अपनी मेहनत के ऊपर होता है, स्ट्रगल के ऊपर होता है, स्ट्रेटजी के ऊपर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने मुल्क से भागने वाला आपको क्लियर किया। अब एक और क्लिप आपको सुनवाता हूँ मैं। तो आप देखें सिंध में जब फ्लड्स आए, 2020-21 की बात है मेरे ख्याल से, तो जब वहाँ पे सैलाब आया तो वहाँ पे लोगों से पूछने के सैलाब यहाँ पे क्यों आया, तो लोग बेचारे मासूम कह रहे हैं वो लगता है खुदा हमसे नाराज़ है इसलिए यहाँ पे सैलाब आया। और हम सोच रहे हैं खुदा तुमसे क्यों नाराज़ होगा, तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास तो खाने को नहीं है, खुदा तुमसे नाराज़ होगा जो ऐवानों में बैठे हुए तुम्हारा पैसा खा रहे हैं। एक बंदा जो पार्लियामेंट में बैठा है वो अपनी लैंड क्रूजर में आता है, बंगले में रहता है, उसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ही व्हाई डज ही इवन केयर कि बेरोजगारी प्रॉब्लम क्यों भेजा जाता है लड़ने के लिए। अमीर आदमी ऐसी डेस्क के पीछे बैठा हुआ होता है, उसका कोई लेना देना नहीं होता मरने से या मारने से, ही ओनली कॉल्स द शॉट्स। अच्छा, जुरैन साहब की ये जो थ्योरी है या उनके ये जो नज़रियात हैं, ये सरासर कल्ट फॉलोइंग की वजह से हैं। इसको साइकोलॉजी की ज़ुबान में शार्डो फ्रॉइडा कहते हैं, यानी कि वो शख्स जो इस मेंटल स्टेट में पहुंच चुका है, जो अमीरों से नफ़रत करता है, और अगर अमीर किसी भी सूरत में अमीर का नुकसान होगा वो अमारत से नीचे गिरेगा या उसके साथ कुछ बुरा होगा, तो ये अपने दिल में तस्कीन महसूस करता है। उसकी वजह ये होती है कि ये ए, एक म, ए- एक अमूमी सा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर, और एक ये नज़रिया पाया जाता है कि यार जो बंदा भी अमीर हुआ है वो गलत तरीके से ही हुआ होगा। जैसे ये बता रहे हैं कि एक इंसान अमीर बंदा टेबल के ऊपर बैठकर लोगों को ये हुक्म दे रहा है, भाई वो टेबल पे बैठा कैसे है? अब सबसे पहले तो ये समझे ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी वालिदा और आपके वालिद एक अदाकार हैं। कभी आप उनसे जाकर उनकी अदाकारी के सफ़र की हिस्ट्री पूछिए, उनकी स्ट्रगल पूछिए, तो आपको पता चले कि एक कामयाब अदाकार बनना कैसे होता है। दूसरी एग्जांपल ज़ुरैन साहब मैं आपको देता हूँ। आपने वकालत करने की कोशिश की, आप वकालत में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि कहीं न कहीं आप उस तरह की स्ट्रगल नहीं कर रहे थे और आप उस आईक्यू लेवल के साथ उस चीज़ को हिट नहीं कर रहे थे। फिर आपको बाहर आकर पढ़ने का मौका मिला, तो ये आपकी फैमिली की उस स्ट्रगल की वजह से है, जिसकी वजह से वो कामयाब अदाकार बने, उन्होंने पाकिस्तान की इंडस्ट्री में एक नाम बनाया। तो अमीर बनना आपके ख़्याल में बड़ा ईज़ी काम होता है। दूसरी बात, पार्लियामेंट में आप कह रहे हैं जी, जो मुंतखब नुमाइंदे जाते हैं कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट में, वो लैंड क्रूज़र पे जाते हैं। भाई सारे लैंड क्रूज़र पे नहीं जाते। आप कल्ट फॉलोइंग का शिकार हैं। पाकिस्तान में मैं कई ऐसे सियासतदानों को जानता हूँ, पर्सनली मैं उनको जानता हूँ, जो वफ़ाकी वज़ीर होते हुए डेवू पे सफ़र करते हैं। मैं कई सियासतदानों को जानता हूँ, एक नहीं है, कई सियासतदान मैं बता सकता हूँ, जो आज भी किराए के घरों में रहते हैं। मैं कई सियासतदान आपको बता चुका हूँ, जो अपनी सिर्फ़ जो सैलरी होती है, तनख्वाह होती है, उस पे गुज़ारा करते हैं जब वो होते हैं वहाँ के मेंबर, और उसके अलावा उनके छोटे-मोटे बिज़नेस हैं। हर बंदा लैंड क्रूज़र पे नहीं फिरता मेरे भाई। हर बंदा अमीर नहीं होता, और अमीर होना कोई आसान काम नहीं होता, कामयाब होना कोई आसान काम नहीं होता। तो ये जो आपके दिमाग में कंसेप्ट बिठाए गए हैं, ये कंसेप्ट मैं एंड में बताऊँगा आपको कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से है। ये आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर जेन ज़ी जिनको कहा जा रहा है, या नौजवान नस्ल है जो पाकिस्तान का एसेट है, जिन्होंने आने वाले वक्त में, आने वाले 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद यहाँ पर वजीर आज़म बनना है, सदर बनना है, आर्मी चीफ बनना है, पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालनी है। अफसोस के साथ उनके माइंड, हमारे बहुत अजीज़ हैं वो, हमारे बहुत प्यारे हैं वो, लेकिन अफ़सोस के साथ उनके माइंड इतने पोल्यूटेड कर दिए गए हैं, उनका माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया है, उनको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया गया है। एक तो उनके पहले बड़े मसाइल हैं, ये जेन ज़ी होने की वजह से, और दूसरा पाकिस्तान की जेन ज़ी, मैं बबांगे दोहल कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की जेन ज़ी है, वो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है, वो सबसे ज़्यादा महरूमी का शिकार है, और वो सबसे ज़्यादा भटकी हुई है। और यही वक्त है कि हम जेन ज़ी, और ये जो जेन ज़ी है और नौजवान नस्ल जो है, ये मिलकर पाकिस्तान में कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ कोर्सेज़ होने चाहिए, कुछ स्टडी होनी चाहिए, जहाँ पे इनको बताया जाए कि भाई जो रियलिटी आप समझ रहे हैं, जो आपको बताई गई है वो नहीं है। और ये मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा इनको रियलिटी क्या बताई गई और किस तरह इनको ट्रैप किया गया। अगली वीडियो देखिए। देखें क्रिएटिविटी तब आएगी जब ओपन डिबेट होगी, क्रिएटिविटी तब आएगी जब ओपन इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होगा। हमने तो क्रिटिसिज्म को क्रिमिनलाइज कर दिया, हमने कहा है, अगर आपने सवाल पूछा तो जुर्म है।
तो आई थिंक दैट आंसर्स द लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि हम क्रिएटिविटी क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप सवाल उठाएंगे तो वो जुर्म हो गया पैका के अंडर, तो सवाल तो उठा ही नहीं सकते। आइंस्टाइन कहता था द फर्स्ट स्टेज टू डेवलपमेंट इज क्वेश्चनिंग, आंसरिंग क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चंस। तो हम तो सवाल ही नहीं उठा सकते, अब तो क्रिएटिविटी तो बिल्कुल ही खत्म। अच्छा, ज़ुरैन साहब की इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि सवाल पूछना पाकिस्तान में गुनाह बना दिया गया और सवाल नहीं पूछे जा रहे, और यही क्रिएटिविटी ना होने की वजह से है। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि ज़ुरैन साहब के कुछ नज़रियात हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जिनसे मैं एग्री भी कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जो उन्होंने एक वीडियो में मार्क्स की एग्जांपल दी कि जो फेथ होता है वो एक नशे की तरह काम करता है। तो वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो एक्चुअली उस रास्ते के इनिशियल स्टेप के ऊपर है। इसके आगे अभी आगे कई दर्जे आने हैं। अभी जब इंसान के दिमाग में कोई ऐसा एक चीज़ क्लिक करती है ना ज़ुरैन साहब, तो पहले स्टेप के ऊपर क्या होता है कि वो ना हिजान का शिकार होता है, उसके दिमाग में ना तूफ़ान मच जाता है, उसको ये लगने लगता है कि यार जो चीज़ मुझे समझ आ रही है ना, मेरा ख़्याल है आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे कि जो चीज़ मुझे समझ आ रही है वो भाई बहुत इनकलाबी, उसका दिल करता है वो हर बंदे के साथ डिबेट करे, हर बंदे के साथ बात करे। तो अभी आप पहली स्टेज पे हैं, इसकी अभी 5-6 मज़ीद स्टेजेज़ आनी हैं, जो आप फ़ेथ को और मार्क्सिज़्म को और मार्क्स की चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी अभी पहली स्टेज पे हैं आप, और इसके बाद कई स्टेज आनी है। अगली वीडियो देखते हैं। मिशेल फूको एक फिलोसोफर था, वो कहता था कि वो 1940s में लिख रहा था। उसने कहा कि आगे जाके गवर्नमेंट जो है ना वो बायो पावर यूज करेगी, इन द सेंस कि वो बायो अपने पावर, व्हाट इज दैट? बायो पावर वो क्या करेगी, वो अपने शहरियों को डोसाइल रखने के लिए, मतलब उनको ओबीडियंट रखने के लिए, फर्मा बरदार रखने के लिए उनकी डाइट जो है उसको इतना वीक कर देगी, उनको इतना वीक, उनको खाना इतना कमजोर देंगे कि वो उस खाने से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाए, तो वो सोच ही नहीं सकेंगे। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। It is very interesting. जैसे he was writing back in the 1940s 50s। उसने कहा कि और आप देखें इट्स ट्रू, आज आपको दूध मिल सकता है पाकिस्तान में बगैर मिलावट का, नहीं मिल सकता। आपको दवाएं मिल सकती हैं बगैर मिलावट की, नहीं मिल सकती, जाली दवाएं मिलती हैं। आप खाना खरीदने जाएं, कोई क्वालिटी खाना आपको 3-4 हज़ार रुपए से ऊपर अंडर मिल सकता है, नहीं मिल सकता। ये जो स्टंट ग्रोथ का फ़लसफ़ा है, ये इमरान खान साहब ने दिया था जब उन्होंने अपनी पहली तकरीर की थी ना, वो चार्ट लेके बैठ गए थे और उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानी जो हैं उनको क्योंकि खुराक की कमी होती है तो वो शुरू से ही उनका दिमाग पूरा नहीं बनता, और भाई पूरा नहीं बना इसीलिए तो आप उनको अपनी बातों पे लगा पाए। ये जो ज़रीन साहब बात कर रहे हैं ये भी वही थ्योरी बयान कर रहे हैं जो इमरान खान साहब आपने बताई थी कि गरीब ममालिक में होता है ऐसा ही है कि खुराक की कमी होती है और उसकी वजह से दिमाग मुकम्मल नहीं हो पाता। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये जो पाकिस्तान है ये उन खित्तों में शामिल नहीं है। पाकिस्तान उन खित्तों में शामिल है जहाँ पर कभी कहत नहीं आया। हज़ारों साल से पाकिस्तान में कभी कहत नहीं आया। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये दरियाओं की सरजमीन है और यहाँ पर हमेशा लोग खुशहाल रहे हैं। पाकिस्तानी जो हैं ये कभी दूसरे ममालिक में गंदम लूटने के लिए नहीं गए। आप हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा इस एंगल से भी पढ़ें। आई एम श्योर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन इस एंगल से भी आप हिस्ट्री पे थोड़ा सा गौर करें। हमेशा द्राविड्स आर्यंस जो हैं वो इस खित्ते में पाकिस्तान में आए हैं यहाँ की गंदम लूटने के लिए, और यहाँ के जो लोग हैं उनके उनके दो चार काम ही रहे हैं हमेशा से, हज़ारों सालों से। ये लोग गंदम बोते थे तो ये डांस करते थे, ये गंदम काटते थे तो डांस करते थे, मौसम बदलता था ये डांस करते थे, ठीक है। इनका सबसे बड़ा जो एंटरटेनमेंट, इनका काम ही एंटरटेनमेंट रहा है हज़ारों साल से इस खित्ते के लोगों का। ये क्या करते होते थे कि हर मौके के ऊपर इन्होंने एंजॉय करना होता था, ठीक है। एंजॉय करते थे, खाते थे, पीते थे, और उसके बाद तीसरा काम एक और होता था उनका कि लगे रहते थे और उसके नए-नए तरीके ईजाद करते होते थे। तो ये जो पाकिस्तानी हैं, ये उस खित्ते में शामिल नहीं है जहाँ पे आप स्टंट ग्रोथ-श्रोथ की बात कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब फ़लसफ़ा लेके आए थे और ये बिल्कुल फ़िज़ूल किस्म का फ़लसफ़ा है। अगली वीडियो देखते हैं। डिग्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन या सोवियत रेवोल्यूशन फॉल करते हैं। इसके अलावा तो कोई रेवोल्यूशन मुझे नज़र नहीं आ रहे दुनिया में। अगर आपको कोई नज़र आते हैं मुझे बताएं, किसको आप आई वुड से रेवोल्यूशन? द बांग्लादेश रेवोल्यूशन इन रिसेंट, मतलब मैं जिंदा था जब ये हुआ, जो बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आई, दे हैड टू 71 था या अभी का? अभी वाला शेख हसीना वाला, दैट वाज समथिंग, नॉट अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। अभी भी बांग्लादेश में बहुत अनरेस्ट है, लेकिन देखिए रोड पे निकलने से मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क आएगा। इट इज अबाउट द आइडियाज एज यू सेड। अच्छा, ज़ुरैन साहब ने इस एंगल से, मैं दोबारा कहूँगा, इस एंगल से चीज़ों को नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा लेकिन इस एंगल से नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो बांग्लादेश में जो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिराई गई उसको वहाँ पे इनकलाब से तशबीह दे रहे हैं।
भाई मामला इस तरह नहीं है। मामला कैसे है कि शेख मुजीबुर रहमान को जब कत्ल किया गया था बांग्लादेश में, तो उस वक्त डिप्टी आर्मी चीफ होते होते थे जनरल ज़ियाउर रहमान। ठीक है। जनरल ज़ियाउर रहमान की बेटी थी खालिदा ज़िया। उन्होंने बाद में पॉलिटिकल पार्टी बनाई और वो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रही। शेख हसीना वाजिद जो थी, शेख हसीना वाजिद पूरी अपनी लाइफ में ये जो आर्मी थी वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट थी, वो उनको उन्होंने उनका कत्ल करने के लिए लोगों को पैसे दिए हुए थे और ये अपनी इब्तदाई लाइफ में भागती रहीं अपनी जान बचाने के लिए, इंडिया में रहीं। इनके जो शौहर हैं वो इंडिया में सरकारी मुलाजिम रहे। फिर ये बांग्लादेश वापस आईं और आकर इन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल की आर्मी के ख़िलाफ़। वहाँ की रिलीजियस क्लर्जी के ख़िलाफ़ इन्होंने स्ट्रगल की और उसके रिज़ल्ट के तौर पर ये वज़ीर आज़म बनी। और मैं ये डेट मुझे कन्फर्म नहीं है लेकिन शायद 2014 में जब ये वज़ीर आज़म बनी, तो भाई तब जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8% पे चला गया था। और बांग्लादेश जो है वो मॉडर्न होना शुरू किया हुआ, वहाँ की मईशत तरक्की करना शुरू हुई। और इनको जब वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, इनको आर्मी ने साजिश करके सियासतदानों के साथ और मज़हबी एलीट के साथ साजिश करके सियासत से हटाया था। और कोटे सिस्टम के ऊपर जो एहतजाज हो रहा था वो इनकलाब नहीं था मेरे भाई। अब मुझे नहीं पता, आप थोड़ा-सा इस एंगल से भी पढ़ें। आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आप बहुत ज़्यादा फ़लसफ़े पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन चीज़ों को ज़रा इस एंगल से भी पढ़ें। डेफिनेटली या इफ दैट्स ऑन द कार्ड्स। बट अगर क्या पता हमारे मुल्क में लोगों को अकल आए, बोले ज़ोनैन एक काम करो तुम आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा लोगों को अकल दे दो, हम तुम्हें फैसिलिटेट करते हैं, तो हम तुम्हें विल गिव यू ऑल द रिसोर्सेज कि तुम आके यहाँ पे पढ़ो। अच्छा ज़ुरैन साहब, मैंने आपको बताया कि जब आप एक ख़ास पॉइंट पर कुछ चीज़ें आपके माइंड को क्लिक करती हैं, तो उसके बाद आपके अंदर ना एक तूफ़ानी कैफ़ियत पैदा हो जाती है। लेकिन वो पहली स्टेज है, जिस स्टेज पर आप हैं ना, वो पहली स्टेज है। इसके बाद मैंने बताया कई स्टेजेस आती हैं। इस स्टेज पर इंसान को ये लगता है कि जो वो जानता है वो कोई भी नहीं जानता। और वो मज़हब के फ़लसफ़े हल कर रहा है, वो बड़ी-बड़ी शख्सियात के बुत तोड़ रहा है। लेकिन आप बड़ी-बड़ी शख्सियात के बुत तो तोड़ रहे हैं, लेकिन आप इमरान साहब की कल्ट फ़ॉलोइंग और उनका बुत नहीं तोड़ पा रहे। आपको ये लगता है कि अगर आप पाकिस्तान में आकर लोगों को अक्ल और शऊर देंगे तो आप बहुत बड़ा एहसान करेंगे। मेरे ख़्याल में ये थोड़ी-सी एग्ज़ैजरेटेड बात है। आप भी सीखने के अमल में हैं, हम भी सीखने के अमल में हैं। आपको थोड़ा-सा पोलाइट होना चाहिए और आपको ये कहना चाहिए कि भाई मैं पाकिस्तानियों की खिदमत करना चाहता हूँ। आप उनको कुछ सिखाकर उन पर एहसान नहीं करेंगे अगर आप पाकिस्तान आएँगे। आप अगर उनको कुछ बताएँगे तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ ए पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान आपका भी उतना ही घर है जितना हमारा घर है। तो अगली वीडियो देखें। फिर ज़ुरैन, अगर जो जो तबके, जो पाकिस्तान के जो तबके हैं, कॉल इट इस्टेब्लिशमेंट, कॉल इट क्लर्जी, कॉल इट पॉलिटिकल क्लास, अगर उनका इस किस्म का स्ट्रेंगल होल्ड है लोगों के सोचने के ऊपर या लोगों की ज़रिया माश के ऊपर कि जॉब्स भी आपको उन्हीं से मिलेंगी, अगर आपको सबसे पहले तो आपको सिक्योरिटी ही नहीं है, अगर आप उनके साथ कॉपरेट नहीं करते तो आपका ज़िंदा रहना, आपका पनपना, आपका आज़ाद रहना जो है वो मुश्किल है। ठीक है। तो अच्छा, इस पूरी वीडियो में मुइब पीरज़ादा साहब जो हैं, जो पीटीआई के सहाफ़ी हैं और पहले वो आर्मी के सहाफ़ी हुआ करते थे और अब इसी दुःख में वो उनकी ज़िंदगी के दिन गुज़रे हैं कि यार शानदार ज़िंदगी के दिन चले गए हैं। तो मुइब पीरज़ादा साहब ने इस वीडियोज़ में बड़े अजीबो-गरीब तबसरे किए, उनमें से किसी पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जो सवाल था उनका, ये सवाल बड़ा मज़ेदार है। वो ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को नौकरियाँ जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट देती है। भाई मुझे सहाफ़त में 20 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। मुझे एक नौकरी किसी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं दी और ना ही कभी उनके दी हुई नौकरी पर, इदारे में उनकी रिकमेंडेशन पर मैं नौकरी करूँगा, क्योंकि मैं सहाफ़त करने आया हूँ। मुझे जो इदारे से सैलरी मिलती है मैं उसमें गुज़ारा करूँगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, सहाफ़ियों की कोई 5 से 10% लोग होंगे जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नौकरियाँ की होंगी। आप उनमें शामिल हैं और पीटीआई के कई दूसरे सहाफ़ी उनमें शामिल हैं अफ़सोस के साथ। तो आपको ये लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ही पाकिस्तान में नौकरियाँ देती है? क्योंकि आपको अगर एस्टेब्लिशमेंट नौकरियाँ देती रही है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को जो नौकरियाँ मिलती हैं वो देती ही एस्टेब्लिशमेंट है। ऐसा नहीं है जनाब। मैं दावे से ये बात कर सकता हूँ कि जो टीवी चैनल्स में सहाफ़ी नौकरियाँ करते हैं, मेरे कई कोलीग्स हैं, हमें पता होता था वहाँ पे कि कौन बंदा किसने लगवाया हुआ है। और
मैं आपको दावे से ये आदादो-शुमार बता रहा हूँ कि 5% लोग भी किसी चैनल में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं होते, 5% तक ही होते होंगे, होते हैं। आप जैसे लोग चैनलों में नौकरियाँ करते रहे हैं, इसी वजह से अब आप बेरोज़गार हैं ना। जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी अच्छी थी, तो आप नौकरी कर रहे थे, अब आपको आप बेरोज़गार हैं क्योंकि आपको एस्टेब्लिशमेंट घास नहीं डाल रही। तो वो जो 5% है, वही एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर नौकरियाँ करते हैं। 95% साफ़ी खुद कई साल स्ट्रगल करके सीवीयाँ भिजवा के चैनल्स में इंटरव्यू दे के चैनल्स में एंट्री करता है, और चैनल में एंट्री अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल एक बैलेंस करें, मेरिट पे करें, तो वो कितनी मुश्किल है शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं। तो ये सिर्फ़ एक इस वीडियो में मैं मुहिब पीरज़ादा साहब का कांसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि जनाब, हर बंदे, हर साफ़ी को एस्टेब्लिशमेंट नौकरियाँ नहीं देती। अगली वीडियो देखें। देखें, सबसे पहला तो मशवरा ये है कि अपनी प्रैक्टिस खुद करें। किसी सीनियर के पीछे ना भागें, किसी बड़े नाम के पीछे ना भागें। मैंने ये गलती की थी, आप मत कीजिएगा। बिकॉज़ अगर आप एक बहुत बड़े नाम के पीछे भागेंगे कि मुझे एक बड़े नाम के अंडर काम करना है, तो आप हमेशा यू विल ऑलवेज स्टे अंडर द शैडोज़। तो पहली एडवाइस तो ये है कि अपना काम खुद करें, अपनी प्रैक्टिस खुद करें। कोर्ट्स में अपीयर हों, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं वकील के, वो हमेशा ड्राफ्टिंग पे फंसे रहते हैं, कभी कोर्ट में अपीयर ही नहीं होते। अब जो कुछ बेचारे कोर्ट वोट रह गए हैं थोड़े से, खुद अपीयर हों, खुद आर्ग्यू करें केसेस। फाइल लेके किसी के पीछे खड़े ना हो, बिकॉज इट ओनली मेक्स यू लुक बैड। तो फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस तो यही कि खुद आर्ग्यू करें। सेकंड ये है कि अपने अपने केसेस खुद लें। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिजनेस लेना इस किस्म की सोसाइटी में जहाँ पे बिजनेस है ही नहीं, काम है ही नहीं। बट नॉट एवरी वन इज़ प्रिवलेज्ड इनफ कि वो बाहर जाके पढ़ सके या बहुत एक महंगी डिग्री कर सके। तो आई वुड डेफिनेटली से कि अपनी प्रैक्टिस खुद करें, किसी के पीछे खड़े ना हो। और अगर आप नेवर बी स्केर्ड टू लूज, इवन इफ़ यू लूज अ केस दैट इज़ फाइन। बंदा सीखता है, एडवर्सिटी इज़ अ प्रिविलेज। अगर आप कभी भी यू फॉल डाउन, आप हारें, खैर हो गई, यू विल ओनली कम बैक स्ट्रोंगर। और ये सिर्फ वकालत पे नहीं चलता, ये ज़िंदगी का प्रिंसिपल है। इवन इफ़ यू फॉल, यू विल ऑलवेज कम बैक स्ट्रोंगर। सो दैट इज़ genuinely all the advice I have. And the third one is खुदा का वास्ता है, and this might not go down well with a lot of people, but खुदा का वास्ते इलेक्शन कैंपेन्स में मत खड़े हों। वकील का काम इलेक्शन कैंपेन में खड़े होकर कार्ड बांटना नहीं है कि मेरे बॉस को वोट करें। आपका काम है वकालत करना, किताबें पढ़ें, जूरिस्ट बने, क्वेश्चन लीगल प्रोसीजर्स, उन पे अपने व्यू पॉइंट्स लिखें। खुदा का वास्ते इलेक्शन कैंपेन्स में ना खड़े हों, यूर ओनली मेकिंग योर सेल्फ लुक बैड। अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब जो वीडियोज़ एक तो रह गई हैं, मैं उनके ऊपर ज़रा ना शॉर्ट सा, कंसाइज़ सा कमेंट करूँगा, ताकि ये वीडियो हम जल्दी-जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि एंड में फिर मैंने आपको वो रीज़न भी बतानी है जिसकी वजह से जो जेन ज़ी है उसकी एक ख़ास तादाद जो है वो कल्ट फ़ॉलोइंग का शिकार है, और उसका बेसिक जो ईंट है वो टेढ़ी रखी गई है, जिसकी वजह से वो दीवार ऊँची बन रही है। मोहित पीरज़ादा साहब की ईंट जो थी वो भी शुरू में टेढ़ी रखी गई, लेकिन उनकी दीवार जो है वो 7-8 मंज़िलों तक टेढ़ी जा रही है। ज़ुरैन साहब जो हैं, इनकी जो टेढ़ी ईंट है उसकी अभी पहली मंज़िल भी याद ही नहीं बनी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये सोचने समझने वाले नौजवान हैं, एक जो इंसान होता है, एक रूह होती है, एक जान होती है, उसकी भी वैल्यू होती है। तो अगर ज़ुरैन साहब समझ जाएँ कि एक्चुअली मसला कहाँ पर आ रहा है, तो शायद, क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाले इंसान हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं, वो लिटरेचर को पढ़ते हैं और वो चीज़ों को समझ रहे हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ उन्होंने जो 2-4 दरमियान में बातें की, वो बड़े अच्छे जा रहे हैं, लेकिन कुछ मसाइल हैं जो वो ठीक कर लें तो बेहतर है। जैसे अभी ज़ुरैन साहब से जब मुनीर पीरज़ादा साहब शरारत करके पूछ रहे हैं कि आप बताएँ कि वकला को क्या करना चाहिए और क्या? तो ज़ुरैन साहब क्योंकि खुद वकालत में कामयाब नहीं हो सके, आपने खुद बताया कि आप 25,000 30,000 पे जॉब करते रहे हैं और उसके बाद आप पढ़ाते रहे हैं, तो आपका वकालत का जो करियर है वो इतना कामयाब तो रहा नहीं। तो या तो आप बहुत शानदार और अच्छे कामयाब वकील बन जाते, तो उसूली तौर पे आपको फिर ये बताना चाहिए था वकीलों के कि भाई आप किसी लॉ फर्म में इससे स्टार्ट करें या अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करें। आया आप वकला की पॉलिटिक्स, और आप देखें, ये जो वकला की पॉलिटिक्स का पॉइंट आपने बताया, यही वो पॉइंट है कि जो बुनियादी ईंट ख़राब है, जो बुनियादी ईंट टेढ़ी है, उसी वजह से आपको पॉलिटिक्स, हालाँकि वकला की जो पॉलिटिक्स है उसके कितने फ़ायदे होते हैं और उससे वकला को कितना फ़ायदा होता है, ये शायद आप समझ ही नहीं पाए।
क्योंकि आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से मुतनफ़र हुए हैं इमरान खान साहब की वजह से, तो इसी वजह से आप वकला की पॉलिटिक्स के भी खिलाफ जा रहे हैं। तो अगली वीडियो देखें। लिमिटेशन एक्ट एक कानून है हमारे पास, और एक सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट है। सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट कहता है कि अगर आपका खाते में नाम अपडेट हुआ हुआ है और उस खाते को आप, इट इज़ आउट ऑफ डिस्प्यूट, उस खाते में आपका नाम है, ज़मीन आपकी है, सो हम्म, फार सो गुड। बट अगर कल को कोई हम्म, 50 60 70 80 साल बाद भी आके बोले ना ये ज़मीन इसकी नहीं है, ऑल ही हैज़ टू डू इज डिस्प्यूट द एंट्री इन द खाता, हम्म, जो फॉर्म भी है, पता नहीं क्या कहलाता है। हम्म, आपको खाते में सिर्फ बंदे की डिस्प्यूट करनी है, एंट्री की, ये जमीन इसकी नहीं है, दैट हम्म, इज इट। वंस यू डिस्प्यूटेड आप केस फाइल कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन। व्हाई इज देयर नो लिमिटेशन? हम्म, अगर मेरी जमीन है, कल को एक बंदा आके 100 बरस बाद में मर जाऊं, एक 100 बरस बाद बंदा मेरे बच्चों के सर पे आके खड़ा हो जाए, ये जमीन तो तुम्हारे बाप की थी नहीं, बाप तो है नहीं अपना प्रूफ करने के हम्म, लिए। I brought this question to my seniors. I was like, "Don't you think this is bad law?" They were like, "We don't care about the law. This is the law. You have to follow it." को पता है काले शीशे गाड़ियों के जो होते हैं, जो टेंट्स होते हैं, वो उतारे जाते हैं, कहा जाता है कि इनसे क्राइम बढ़ता है। मुझे एक दफा रोका, मेरी गाड़ी के शीशे काले थे, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैड अ लॉट ऑफ थ्रेट्स इवन व्हेन बैक देन व्हेन आई वाज राइटिंग। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप शीशे तो उतार रहे हैं, ये टेंट्स उतार रहे हैं काले, लेकिन व्हाट एविडेंस डू यू हैव टू प्रूव कि काले शीशे उतारने से क्राइम कम होगा? हम्म, एंड दे वर लाइक, सर ये तो हमें नहीं पता, हमें तो ऑर्डर है ऊपर से। मैंने कहा हम्म, साहब को बुलाओ, उसको बोलो, एक बेवकूफ़ आदमी पूछ रहा है सवाल कि हम्म, आपके पास कोई सबूत है कि काले शीशे गाड़ियों को उतारने से आपका क्राइम कम होगा? क्या एक बंदा चोरी करने आता है काले शीशे वाली गाड़ियों में या मोटरसाइकिल पे आता है? हम्म, तो वो कह रहा है आप देखें, हमारा टाइम नहीं खराब करें, आप जाएं, हमारे पास टाइम नहीं आपसे हम्म, बात करने का। अच्छा, ये 2 वीडियोज़ मैंने प्ले की, एक वीडियो में वो काले शीशों की बात कर रहे हैं, दूसरी वीडियो में वो बात कर रहे हैं कि जो किसी इंसान के नाम पर ज़मीन होती है, उसके अंदर किस तरह डिस्प्यूट पैदा किया जा सकता है और जो नया। तो ज़ुरैन साहब, इसमें 2-3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि बहैसियत शहरी जो कानून बना होता है, आपको उस पर अमल करना होता है। आपको अगर कोई पुलिस वाला रोकेगा और वो कानून के मुताबिक रोक रहा है, तो आप उसके साथ अगर बहस कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि भाई मुझे बताओ काले शीशे पकड़ने का क्या फ़ायदा, तो इट मीन्स कि आपको अभी काफ़ी बेहतरी की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है, बहैसियत वकील आपने वही चीज़ करनी है जो कानून में लिखी हुई है। और अगर आप लैंड डिस्प्यूट के इश्यूज़ के ऊपर अपने सीनियर वकला के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको ठीक कहा और पुलिस वाले ने भी आपको बिल्कुल ठीक कहा कि भाई हम कानून पे अमल कर रहे हैं, आप भी कानून पर अमल करें। हाँ, इसका तरीका क्या है कि ज़ुरैन साहब, आप ठीक ट्रैक पे हैं। आप बहैसियत वकील, आप पाकिस्तान के बहैसियत आम शहरी के तौर पर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको सियासत में आना चाहिए। पीटीआई के सोशल मीडिया ने आपको वायरल करके आपको एक मौका दिया है। मेरी आपको सजेशन ये है कि आने वाले वक्त में आप सियासत में आएँ। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को सियासत में आना चाहिए। आप अवामी वोट लें और उसके बाद आप किसी सूबाई असम्बली का या कौमी असम्बली का हिस्सा बनें और वहाँ पर कानून साज़ी करें और लोगों को बताएँ कि दरअसल पॉलिटिशियन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि आपके ख़्यालात अक्सर ठीक हैं, लेकिन वो चूं-चूं का मुरब्बा है, क्योंकि बुनियादी ईंट ख़राब है, बुनियादी ईंट टेढ़ी है, तो आगे जाके जो कंसेप्ट हैं वो गुड-मुड हो रहे हैं, आपस में चीज़ें मिक्स हो रही हैं। बुनियादी फ़लसफ़ा तो बिल्कुल ठीक है कि भाई एक पॉलिटिशियन जो है उसका काम लेजिस्लेशन करना होता है। वो अवाम से उठ के जाता है, तो उसको पता होता है अवाम के मसाइल क्या हैं और वो फिर ऐवान बाला या ऐवान ज़ेरी में जाकर वो वहाँ पर अवाम की आवाज़ उठाता है। अगली वीडियो देखें। आप बच्चों को क्लास 7 या 8 में से ही उनको पॉलिटिकल लिटरेसी दें, उनको बताएं, डिफरेंट आइडियाज़ दिखाएं, उनको बताएं ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स क्या होता है, कि स्टेट में 3 अलग अलग चीज़ होती है, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होती है, जुडिशरी होती है। उनको बताएं कि ये तीनों आपस में अलग अलग होते हैं। उनको ये कॉन्सेप्ट समझाएं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, कि पावर अगर आप एक जगह बहुत कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अगर वो एक पावर करप्ट होगी तो हर चीज़ करप्ट हो जाएगी। यू इंट्रोड्यूस किड्स विद दीज। अच्छा, अभी जो क्लिप आपको दिखाया मैंने, ये वाला क्लिप ना सोशल मीडिया पे पीटीआई के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये दरअसल सियासत का तरीका होता है। ये बिल्कुल ठीक, मैंने आपको पहले बताया कि ज़ुरैन साहब सच्चाई के इर्द-गिर्द ही घूम रहे हैं। अगर वो कल्ट फॉलोइंग से निकल जाएँ और अगर बुनियादी ईंट जो उनकी टेढ़ी रखी हुई है वो थोड़ा-सा पीछे जाएँ, रिवर्स करें अपने आप को और पहले अपनी बेसिक्स को ठीक करके ऊपर आएँ, तो वो ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। इस बात पे कोई गर्ज़ नहीं है, लेकिन यही बात इमरान खान साहब पर भी तो लागू होती है ना। वो भी तो एब्सोल्यूट पावर चाह रहे थे, वो भी तो आर्मी के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म बने थे। वो भी तो चाह रहे थे कि वो अपनी मर्ज़ी से जनरल फ़ैज़ हमीद को आर्मी चीफ़ बनाएँ और फिर वो 10 साल तक पाकिस्तान के
रहनुमा रहें और उसके बाद वो सदर पाकिस्तान बन जाए और मरते दम तक एब्सोल्यूट पावर चाह रहे थे वो। तो ये जो सारे फ़लसफ़े हैं, जब आपका कोई फ़लसफ़ा होता है तो वो हर एक बंदे के ऊपर फिट आता है। ये अब मैं आपको वो पॉइंट एक बताऊँगा जो बुनियादी ईंट टेढ़ी रखी गई है, वो क्यों रखी गई है? वो इसलिए टेढ़ी रखी गई है कि इमरान खान साहब जो हैं, उनका सबसे बड़ा गुनाह जो मेरी नज़र में है, उन्होंने नौजवान नस्ल को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। जैसे मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा ने इमरान खान साहब के बारे में आर्मी को उस वक़्त समझाया था कि ये मिसगाइडेड मिसाइल है, जो आप यूज़ कर रहे हैं और ये किसी वक़्त आके आपको लग सकता है। तो सेम यही बात है कि इमरान खान साहब ने नौजवान नस्ल को एक्सप्लॉइट किया। इमरान खान साहब ने नौजवान नस्ल के जज़्बात जो हैं, उनके साथ खेला और नौजवान नस्ल को एक्चुअली डिसफंक्शन किया। उनका सबसे बड़ा गुनाह मेरी नज़र में ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को तबाह किया। पूरी दुनिया में जेन ज़ी जो है उसको लेके ट्रोलिंग होती है, उनकी आदात को लेके, उनकी चीज़ों को लेकिन मैं पर्सनली उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरी नज़र में जेन ज़ी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ भी हैं। वो हम फिर किसी वक़्त बात करेंगे और जेन ज़ी मुझे लगता है कि फ्यूचर में अगर थोड़ी-सी बेहतरी कुछ चीज़ों में लाई जाए तो ये फ्यूचर में पूरी दुनिया के लिए एक ठीक चीज़ भी साबित हो सकते हैं कुछ तब्दीलियों के साथ। लेकिन पाकिस्तान की जेन ज़ी जो है या पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो है, वो मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया में इमरान खान की वजह से सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कर दिया इमरान खान साहब ने। नौजवान नस्ल का एक बड़ा तबका इमरान खान साहब ने ख़राब कर दिया और ये इमरान खान साहब का सबसे बड़ा गुनाह है। किया क्यों? ये मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने ये इसलिए किया कि आपका क्या ख़्याल है कि जब 2009 में इमरान खान साहब को आर्मी ने लॉन्च किया था, जब जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब और उस वक़्त के डीजीआईएसआई जनरल अहमद शुजा पाशा साहब थे, इन दोनों ने मिलके जो डिसाइड किया था कि हम पाकिस्तान में एक थर्ड पॉलिटिकल फ़ोर्स लेके आएँगे। उस थर्ड पॉलिटिकल फ़ोर्स का पर्पस क्या था? उस थर्ड पॉलिटिकल फ़ोर्स का पर्पस ये था कि इमरान खान साहब आएँ और जो पाकिस्तान की 2 बड़ी जमातें हैं जिन्होंने अब मिलके ये डिसाइड कर लिया है मिसाके जमहूरियत के ज़रिए कि हमने आर्मी को सियासत में एंटर नहीं होने देना, इमरान खान साहब आकर उनका ये जो रूल है उसको तोड़ें। अच्छा, इमरान खान साहब का सबसे बुरा काम मैंने आपको बताया, उन्होंने नौजवान नस्ल को पोल्यूटेड किया। उनका सबसे बड़ा जो मिशन था, एक्चुअली आर्मी ने उनको मिशन क्या दिया था? ये मिशन कभी आपने सोचा उन्होंने आर्मी ने उनको मिशन क्या दिया था? आर्मी ने उनको मिशन ये दिया था कि आपने पाकिस्तान के सियासतदानों को डिस्क्रेडिट करना है। हम जो मज़ाक उड़ाते होते थे अक्सर कि यार एक कोई तकरीर कर रहे हैं, इन्हू ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ मैं ਇੱਕੋ ਹੀ तकरीर ਤੇ ਸਿੱਖੀ है। यार वो एक तकरीर नहीं थी। वो एक ही चीज़ बार-बार रिपीट करके पाकिस्तान के सियासी क्राफ्ट को तबाह कर रहा था। सियासतदानों को डिस्क्रेडिट कर रहा था। वो बार-बार कह रहा था ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। रिपीटेडली वो यही बात बोली जा रहा था और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि 2009 में आज अगर 2026 है, तो 2009 में एक बच्चा आज अगर 2009 में पैदा होने वाला बच्चा आज 17 साल का है। तो अगर 2009 में एक बच्चा 10 साल का था, तो आज वो 27 साल का है। एक 27 साल का बच्चा नौजवान जो उस वक़्त बच्चा था आज वो नौजवान हो चुका है। वो गुज़िश्ता 17 साल से 15 साल से मुसलसल पाकिस्तान के सबसे हैंडसम, पाकिस्तान के सबसे प्यारे सियासतदान के मुँह से चोर, चोर की गर्दान सुन रहा है और उसके ऊपर ये गर्दान इफ़ेक्टेड क्यों हुई? क्योंकि ये जो नस्ल है, इसका ज़्यादा वक़्त मोबाइल में गुज़रता है। इनकी सारी दुनिया मोबाइल है। जैसे ज़ुरैन निज़ामी साहब ने अपने इस इंटरव्यू में कहा कि भाई एक जो बूमर है, वो तो टिकटॉक ही नहीं चला सकता, वो तो इंस्टा पे कमेंट ही नहीं कर सकता। तो इनका पैरामीटर ये है कि भाई वो पॉलिटिशियन जो इंस्टा पे कमेंट नहीं कर सकता, जो सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर सकता, वो यूज़लेस है। तो ये जो नौजवान नस्ल थी इसका ज़्यादा वक्त मोबाइल पर गुजरता था और मोबाइल पर अरबों रुपए के सोशल मीडिया से अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट से इमरान खान साहब हर वक्त नज़र आ रहे थे। कभी वो आँखों पे ऐनक लगा के पीछे इफ़ेक्ट लगा के ऐसे चल रहे हैं, पीछे बादशाहों वाली म्यूज़िक चल रही है और ये जो नौजवान नस्ल है ये उसे देखकर क्यों मुतासिर ना होती। ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਫੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਝ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ चोर, चोर, चोर। तो इमरान खान साहब ने का मिशन ये था और उन्होंने अपना मिशन जो उनको
उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था वो 100% पूरा किया कि पाकिस्तान के सियासतदानों को डिस्क्रेडिट किया। इसी वजह से पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की जो बुनत है, जो पहली ईंट है, वो टेढ़ी रखी गई है। ये जितनी बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, आई होप कि नौजवान नस्ल जो है वो इन बातों पर गौर ज़रूर करेगी। वो ये ज़रूर सोचेगी कि यार ये बात जो की जा रही है इसके पीछे शायद कोई लॉजिक हो। मेरे नज़रियात हैं, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, हर इंसान अपने माहौल की पैदावार है, मैं भी अपने माहौल की पैदावार हूँ। हो सकता है मैंने जो चीज़ें सीखी हों या मैं जो चीज़ें समझ रहा हूँ वो ही गलत हों, लेकिन ये मेरे नज़रियात हैं। मुझे ये लगता है कि इस तरह से नौजवान नस्ल को तबाह किया गया है। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई है और आप इसी चैनल की कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा होगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं।